3 अप्रैल को बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां निफ्टी 50 शुरुआत में करीब 2.5% गिर गया था, लेकिन बाद में तेजी से रिकवर कर गया। ये साफ संकेत देता है कि बाजार में पैनिक जरूर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है, जो गिरावट को संभाल रहा है। सेंसेक्स भी इसी पैटर्न पर चला। दिन के निचले स्तर 71,546 से करीब 1,774 अंक उछलकर 73,320 पर बंद हुआ। हालांकि ये रिकवरी मजबूत दिखी, लेकिन पूरे हफ्ते के हिसाब से बाजार अभी भी हल्की गिरावट में रहा। निफ्टी 50 दिन में 22,183 तक गिरने के बाद 22,713 पर बंद हुआ, जो दिखाता है कि इंट्राडे बाइंग मजबूत रही। फिर भी ये लगातार छठा हफ्ता है जब निफ्टी गिरावट में रहा, यानी ओवरऑल ट्रेंड अभी कमजोर बना हुआ है। अमेरिका के बाजार में भी इसी तरह का स्विंग देखने को मिला, जहां डाउ जोन्स शुरुआत में गिरा, लेकिन बाद में रिकवर होकर लगभग फ्लैट क्लोज हुआ। नैस्डैक कॉम्पोजिट भी पूरे दिन की वॉलेटिलिटी के बाद स्थिर क्लोजिंग पर रहा। एशियाई बाजारों में मिक्स्ड रुख देखने को मिला, जहां जापान के निकेई और अन्य इंडेक्स हल्की तेजी में बंद हुए, वहीं चाइना के बाजारों में 0.5% से 1% तक की गिरावट देखने को मिली। साउथ कोरिया का बाजार काफी मजबूत रहा, जहां कोस्पी और KRX इंडेक्स में 2 से 3% तक की तेजी आई। इससे ये संकेत मिलता है कि एशिया में पूरी तरह नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। इंडिया विक्स में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, जिससे संकेत मिलता है कि घबराहट थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये अभी भी ऊंचे स्तर पर है, यानी अनसर्टेनिटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस पूरे हफ्ते बाजार पर सबसे बड़ा दबाव मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आया। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, जहां ब्रेंट क्रूड करीब $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इससे इन्फ्लेशन और कंपनियों की लागत बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बनी हुई है, लेकिन ईरान ने भारत को आश्वासन दिया है कि भारतीय ऑयल टैंकर सुरक्षित हैं। ये खबर इंडिया के लिए राहत की तरह है और इससे एनर्जी सप्लाई को लेकर कुछ चिंता कम हुई है। गुड फ्राइडे की वजह से दुनिया के करीब 80% बाजार बंद रहे, जिससे ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी कम रही, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट जैसे गिफ्ट निफ्टी और US फ्यूचर्स खुले रहे, जिससे सेंटिमेंट का अंदाजा मिलता रहा। गिफ्ट निफ्टी में हल्की गिरावट जरूर दिखी, लेकिन ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाजार में अभी पैनिक सेलिंग सीमित है और पूरी तरह ब्रेकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनी है। इंडियन रुपी में हाल के दिनों में मजबूती देखने को मिली है, जो 95 के लो से सुधरकर करीब 92.6 तक आ गया है। ये संकेत देता है कि करेंसी स्टेबिलिटी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। भारत में कुछ आर्थिक संकेत कमजोर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लगभग 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन का दबाव और बढ़ सकता है। सेक्टर के हिसाब से फाइनेंशियल और PSU बैंक सबसे ज्यादा दबाव में रहे, जबकि FMCG सेक्टर भी हल्का कमजोर दिखा। इसका मतलब है कि डिफेंसिव सेक्टर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ IT और मेटल सेक्टर में अच्छी मजबूती देखने को मिली, जहां IT करीब 3% चढ़ा। ये दिखाता है कि बाजार में पैसा सेक्टर रोटेशन के जरिए घूम रहा है, पूरी तरह बाहर नहीं जा रहा। कुल मिलाकर बाजार में वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा क्रैश नहीं दिखा है। आने वाले समय में ग्लोबल टेंशन, क्रूड ऑयल की कीमतें और Q4 रिजल्ट्स बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। गोल्ड 2026 में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा है, यानी कभी तेजी से ऊपर गया और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी आया। अभी ये अपने हाई से नीचे आ चुका है, जिससे साफ है कि इसमें तेजी के साथ साथ गिरावट का रिस्क भी हमेशा बना रहता है और इसे समझकर ही निवेश करना जरूरी है। अगर बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट्स की राय देखें तो 3 तरह के सिनेरियो बनते हैं। अच्छी स्थिति में गोल्ड काफी ऊपर जा सकता है, सामान्य स्थिति में हल्की बढ़त दे सकता है और खराब हालात में 20 से 30% तक गिर भी सकता है। यानी साफ है कि गोल्ड में मौका भी है और रिस्क भी, दोनों साथ साथ चलते हैं। गोल्ड का प्राइस किन चीजों पर चलता है ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है डॉलर और ब्याज दर। अगर अमेरिका में ब्याज दर कम होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन अगर ब्याज दर बढ़ने लगे तो गोल्ड पर दबाव आता है और कीमत गिर सकती है। दूसरा बड़ा कारण होता है ग्लोबल तनाव, जैसे युद्ध या अनिश्चितता। जब दुनिया में डर का माहौल होता है तो लोग सेफ निवेश के लिए गोल्ड खरीदते हैं, जिससे इसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, गोल्ड में गिरावट भी आ सकती है। सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड की कीमत में बड़ा रोल निभाते हैं। आजकल कई देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं, जिससे कीमत को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यही सेंट्रल बैंक खरीदारी धीमी कर देते हैं, जिससे प्रेशर आता है। डॉलर मजबूत होना भी गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है और मांग कम हो जाती है, जिससे कीमत गिर सकती है।
शॉर्ट टर्म यानी कुछ महीनों के लिए गोल्ड में निवेश करना अभी थोड़ा रिस्की दिख रहा है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ने का डर और डॉलर की मजबूती जैसे फैक्टर्स इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में जल्दी मुनाफा कमाने के लिए निवेश करना सही रणनीति नहीं मानी जाती। वहीं अगर मीडियम या लॉन्ग टर्म यानी 5 से 10 साल के नजरिए से देखें तो गोल्ड एक वैल्यू बचाने वाला एसेट है। ये बहुत तेजी से पैसा नहीं बढ़ाता, लेकिन समय के साथ आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करता है, इसलिए पोर्टफोलियो में इसका होना जरूरी माना जाता है। निवेश करने का तरीका भी समझना जरूरी है। सबसे बेहतर तरीका होता है धीरे धीरे निवेश करना, जैसे SIP की तरह थोड़ा थोड़ा करके खरीदना। एक साथ बड़ा पैसा डालना रिस्की हो सकता है, खासकर जब बाजार पहले से हाई या अनिश्चित हो। पोर्टफोलियो में गोल्ड का हिस्सा ज्यादा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर 5 से 10% तक का एक्सपोजर काफी माना जाता है, जिससे आपको सुरक्षा भी मिलती है और ज्यादा जोखिम भी नहीं बढ़ता। ETF या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना आसान और सुरक्षित तरीका माना जाता है, जबकि फिजिकल गोल्ड आखिरी विकल्प होना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने Q4 अपडेट में स्थिर और संतुलित ग्रोथ दिखाई है, जहां कुल ग्लोबल बिजनेस करीब 8.85% बढ़कर 23.85 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। खास बात ये रही कि बैंक के लोन यानी एडवांसेड में करीब 9.7% की अच्छी बढ़त देखने को मिली, जिससे साफ है कि क्रेडिट डिमांड मजबूत बनी हुई है। डोमेस्टिक बिजनेस में भी बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां एडवांसेस 10% से ज्यादा बढ़े और डिपॉजिट्स करीब 7.9% बढ़कर 4.6 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी सीमित रही, लेकिन कुल मिलाकर बैंक की ग्रोथ स्थिर दिख रही है, जिसका असर शेयर में भी हल्की तेजी के रूप में देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा ने Q4 अपडेट में मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां कुल ग्लोबल बिजनेस करीब 14% बढ़कर 30.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों में डबल डिजिट बढ़त देखने को मिली, जो बैंक की मजबूत लेंडिंग और फंडिंग क्षमता को दिखाती है। डोमेस्टिक लेवल पर भी बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां एडवांसेस करीब 14.5% बढ़े और डिपॉजिट्स में भी 12% से ज्यादा की ग्रोथ रही। हालांकि इतने मजबूत आंकड़ों के बावजूद शेयर में दबाव देखने को मिला और पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 16% गिर चुका है, जिससे संकेत मिलता है कि बाजार पहले से इन आंकड़ों को प्राइस कर चुका था। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Q4 में मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां ग्रॉस एडवांसेस 29% बढ़कर 13,201 करोड़ और डिपॉजिट्स 32% बढ़कर 13,958 करोड़ रुपए पहुंच गए। साथ ही CASA और रिटेल डिपॉजिट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली, जो बैंक के मजबूत फंडिंग बेस को दिखाती है। बैंक की डिसबर्समेंट यानी दिए गए नए लोन में भी 46% की जबरदस्त बढ़त रही, जो बढ़ती डिमांड और विस्तार को दर्शाता है। हालांकि इतने अच्छे आंकड़ों के बावजूद स्टॉक में पिछले 6 महीनों में गिरावट रही है, लेकिन हाल ही में शेयर करीब 1.7% चढ़ा, जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा वापस आता दिख रहा है। बजाज ऑटो ने मार्च महीने में कुल 4.45 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो अनुमान के लगभग बराबर रही और सालाना आधार पर करीब 20% की मजबूत ग्रोथ दिखाती है। इसका मतलब है कि कंपनी की ओवरऑल डिमांड अच्छी बनी हुई है, खासकर 2 व्हीलर सेगमेंट में। एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा उछाल देखने को मिला, जहां बिक्री 21% बढ़कर 1.79 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई। हालांकि कंपनी 2 लाख यूनिट्स के मासिक स्तर को बनाए नहीं रख पाई। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ तो है, लेकिन थोड़ी अस्थिरता भी बनी हुई है। 2 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल दोनों सेगमेंट में 20% के आसपास की ग्रोथ रही, जो कंपनी के मजबूत पोर्टफोलियो को दर्शाती है। हालांकि इतने अच्छे आंकड़ों के बावजूद शेयर में दबाव दिखा और पिछले एक महीने में करीब 9.5% गिरावट आई, जिससे संकेत मिलता है कि मार्केट की उम्मीदें शायद इससे भी ज्यादा थीं। SpaceX के IPO को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड करीब $5 बिलियन का निवेश करने की तैयारी में है। ये IPO करीब $75 बिलियन का हो सकता है और इसमें बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बैंक शामिल हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े लिस्टिंग इवेंट्स में से एक बन सकता है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने ऐलान किया है कि वो 15 अप्रैल 2026 से अपने ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। हालांकि कुबोटा ब्रांड इस बढ़ोतरी में शामिल नहीं होगा। आमतौर पर ऐसी कीमत बढ़ोतरी बढ़ती लागत या मार्जिन को बनाए रखने के लिए की जाती है, जिसका असर डिमांड और कंपनी की कमाई दोनों पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ा टैरिफ फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है, जिसमें पेटेंटेड दवाओं पर 100% तक के टैरिफ लगाने की बात कही गई है। इसका सीधा असर बड़ी ग्लोबल कंपनियों पर पड़ सकता है। हालांकि कुछ देशों जैसे EU और UK से आने वाली दवाओं पर कम टैरिफ रखा गया है, जिससे थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, क्योंकि सरकार मानती है कि ज्यादा इम्पोर्ट पर निर्भरता नेशनल सिक्योरिटी के लिए जोखिम बन सकती है। इसी वजह से कंपनियों
को यूएस में प्रोडक्शन शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जेनेरिक दवाओं को फिलहाल टैरिफ से छूट दी गई है, जिससे भारत जैसी लागत में सस्ती दवाएं बनाने वाली कंपनियों को राहत मिली है। लेकिन ये छूट सिर्फ 1 साल के लिए है, उसके बाद रिव्यू होगा, जिससे आगे अनिश्चितता बनी हुई है। भारत के लिए ये खबर मिली जुली है, क्योंकि भारत अमेरिका को लगभग 40-50% जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है और कुल फार्मा एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा यूएस पर निर्भर है। ऐसे में अगर भविष्य में टैरिफ लागू होते हैं तो इसका असर भारतीय कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है। सन फार्मा जैसी कंपनी पर खास नजर रखी जाएगी, क्योंकि इसका ब्रांडेड दवाओं में एक्सपोजर है। हालांकि कंपनी यू में मैन्युफैक्चरिंग या एमएफएन एग्रीमेंट जैसे विकल्प अपनाकर टैरिफ के असर को कम कर सकती है। HDFC बैंक को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जहां बैंक ने 18 अप्रैल को अहम फैसला लेने का ऐलान किया है। चेयरमैन के अचानक इस्तीफे और कर्मचारी संगठन की शिकायत के बाद मामला गंभीर हो गया है, इसलिए अब निवेशकों और बाजार की नज़र इस मीटिंग के नतीजे पर टिकी हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां CMD अमरेंदु प्रकाश ने 1 अप्रैल 2026 से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह कृष्ण कुमार सिंह को अस्थायी रूप से 3 महीने के लिए CMD की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कंपनी के लीडरशिप ट्रांजिशन का दौर शुरू हो गया है। वेदांता लिमिटेड ने Q4 अपडेट में दिखाया कि कंपनी का कुल ऑपरेशन मिला जुला रहा, जहां एल्यूमिनियम और घरेलू जिंक बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली, जो बताता है कि भारत के अंदर डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है और कंपनी का कोर बिजनेस अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करीब 2% बढ़कर 613 किलो टन पहुंच गया और जिंक सेलेबल मेटल भी 5% की सालाना और तिमाही ग्रोथ के साथ 282 किलो टन रहा। वहीं सिल्वर प्रोडक्शन सालाना तौर पर स्थिर रहा, लेकिन तिमाही आधार पर 11% बढ़ा, जिससे साफ है कि कंपनी के प्रमुख मेटल सेगमेंट में अच्छी मजबूती बनी हुई है। लेकिन जिंक इंटरनेशनल सेगमेंट में कमजोरी देखने को मिली, जहां प्रोडक्शन 3% सालाना और 17% तिमाही गिरकर 49 किलो टन रह गया। यानी ग्लोबल ऑपरेशंस अभी दबाव में है, जबकि घरेलू बिजनेस कंपनी को सपोर्ट दे रहा है। IT सेक्टर के लिए ये तिमाही थोड़ी धीमी रहने वाली दिख रही है, जहां बड़ी कंपनियों की ग्रोथ लगभग -1% से +1% के बीच रह सकती है और मिड साइज कंपनियों की ग्रोथ भी सीमित दायरे में रहेगी। इसका मतलब है कि फिलहाल सेक्टर में तेज उछाल नहीं, बल्कि हल्की और अस्थिर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हाल की गिरावट के बाद IT शेयरों के वैल्यूएशन अब पहले से काफ़ी सस्ते हो गए हैं और प्री कोविड स्तर के आसपास आ गए हैं। लेकिन अब आगे की तेज़ी इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स को कितनी अच्छी तरह से पूरा करती हैं, क्योंकि अब डील्स रिजल्ट बेस्ड हो गई हैं। इन्फोसिस लिमिटेड के लिए अनुमान है कि कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में हल्की लेकिन स्थिर बढ़त देखने को मिलेगी, जिससे करीब 25% तक का अपसाइड बनता दिख रहा है। यानी ये स्टॉक स्थिर ग्रोथ के साथ निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकता है। HCL टेक्नोलॉजीज भी एक मजबूत और स्थिर प्रदर्शन दिखा सकती है, जहां मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में अच्छी सालाना बढ़त रहने की उम्मीद है। हालांकि इसका अपसाइड थोड़ा सीमित यानी करीब 10 से 12% के आसपास माना जा रहा है, लेकिन ये अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है। LTM माइंडट्री, मास्टेक लिमिटेड और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज जैसे मिड टियर IT स्टॉक्स में ज्यादा तेजी की संभावना दिखाई जा रही है, जहां 25% से लेकर 50% तक का अपसाइड बताया गया है। इन कंपनियों में ग्रोथ तेज हो सकती है, लेकिन इनके साथ उतार चढ़ाव का रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। वहीं बिरला सॉफ्ट लिमिटेड और सोनेटा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स में ग्रोथ थोड़ी धीमी दिख रही है, लेकिन फिर भी लंबी अवधि में इनमें सुधार की संभावना है। कुल मिलाकर IT सेक्टर में अभी शॉर्ट टर्म में दबाव है, लेकिन सही स्टॉक्स चुनकर मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा मौका बन सकता है। अगली खबर, RBI के मुताबिक 27 मार्च वाले हफ्ते में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स करीब $10.28 बिलियन घटकर $688.05 बिलियन रह गए और इससे पहले वाले हफ्ते में भी $11.41 बिलियन की गिरावट आई थी। यानी लगातार 2 हफ्तों से रिजर्व कम हो रहे हैं, जो दिखाता है कि बाजार में दबाव बना हुआ है। वेस्ट एशिया तनाव के बाद रुपए पर दबाव बढ़ा है, जिसे संभालने के लिए RBI डॉलर बेचकर फॉरेक्स मार्केट में दखल दे रहा है। इसी वजह से रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स करीब $6.62 बिलियन घटा, जबकि गोल्ड रिजर्व्स में भी करीब $3.66 बिलियन की कमी देखने को मिली। बाकी कंपोनेंट्स में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, जैसे SDR थोड़ा बढ़ा और IMF के साथ रिजर्व पोजीशन हल्का घटा। कुल मिलाकर समझें तो फॉरेक्स रिजर्व्स में गिरावट का मुख्य कारण RBI की इंटरवेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जिससे रुपए को सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है।
अगली खबर, भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 40 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह जीरो कर दिया है, वो भी अगले 3 महीने के लिए। इसका सीधा मकसद वेस्ट एशिया संकट की वजह से बढ़ती लागत को कंट्रोल करना है ताकि इंडस्ट्री को तुरंत राहत मिल सके। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि ये सभी सेक्टर इन कच्चे माल पर निर्भर हैं। ऐसे में इनकी लागत कम होगी और आम इस्तेमाल की चीजें भी सस्ती हो सकती हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी राहत दी है, जहां कॉन्ट्रैक्टर्स को अब कच्चे माल की कीमत बढ़ने पर मुआवजा मिलेगा और पेमेंट हर महीने होगा। साथ ही प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे जरूरी इनपुट की सप्लाई बनाए रखने के लिए ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि ओवरऑल इम्पैक्ट भारत पर सीमित रखा जा सके। अगली खबर, आरबीआई की 8 अप्रैल 2026 की एमपीसी मीटिंग से पहले ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। मौजूदा ग्लोबल अनसर्टेनिटी और महंगाई के दबाव को देखते हुए आरबीआई फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना सकता है। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि आरबीआई को रुपए की कमजोरी पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय महंगाई को कंट्रोल करने पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दबाजी में ब्याज दर बदली गई तो इससे इकोनॉमी पर उल्टा असर पड़ सकता है। साथ ही संकेत मिल रहे हैं कि आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट में छोटे छोटे बदलाव कर सकता है, यानी बाजार में कैश फ्लो को धीरे धीरे एडजस्ट करेगा। मौजूदा हालात को कुछ एक्सपर्ट्स स्टैगफ्लेशन जैसा बता रहे हैं, जहां ग्रोथ धीमी और महंगाई दोनों एक साथ दबाव बना सकते हैं। अगली खबर, रशिया ने इंडिया के साथ अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को और मजबूत करने की बात की है। डेनिस मैंटरोव के मुताबिक मिडिल ईस्ट संकट के बीच रशिया इंडिया को ज्यादा ऑयल और एलएनजी सप्लाई करने के लिए तैयार है, जिससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को सपोर्ट मिल सकता है। एनर्जी के अलावा रशिया ने फर्टिलाइजर सप्लाई भी बढ़ाई है, जो 2025 के अंत तक करीब 40% तक बढ़ चुकी है। साथ ही यूरिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी कोलैबोरेशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन मजबूत होगा। दोनों देशों के बीच बातचीत में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, स्पेस और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सेक्टर्स पर भी फोकस रहा। एस जयशंकर के साथ बैठक में ये साफ हुआ कि इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करने पर दोनों देश लगातार काम कर रहे हैं।